Hello students. So in the Java programming, we are now going to learn concept of exception handling. So basically जब भी हम लोग किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो बहुत सारे एरर्स आते हैं। कुछ उसमें से जो बेसिक जो डेफिनेट एरर्स हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट कंपाइल टाइम एरर एंड दूसरा रन टाइम एरर। तो जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो कंपाइल टाइम एरर तो कंपाइलर सॉल्व कर देता है। तो रन टाइम एरर के साथ क्या होना चाहिए? तो रन टाइम एरर के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट है। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट इसलिए आता है कि आपको जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर जो है वो रोबोस्ट बनना चाहिए। रोबोस्ट इन द सेंस कि जब भी सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, अगर उसमें किसी टाइप का एरर आए, रन टाइम एरर आए, कंपाइल टाइम एरर विल टेक केयर बाय द कंपाइलर इटसेल्फ। कंपाइल करने रन कराने के पहले वो कंपाइल करेगा। कंपाइल करते वक्त ही वो देख लेगा कि आपके प्रोग्राम में एरर है कि नहीं, जो कि बेसिकली सिंटेक्स एरर चेक करता है। लेकिन लॉजिकल एरर तो कंपाइलर नहीं समझता। तो लॉजिकल एरर जब भी होगा तो वो रन टाइम में आएगा। और जब रन टाइम में एरर आ रहा है तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो किसी भी तरीके से बंद नहीं होना चाहिए, मतलब हैंग नहीं करना चाहिए, इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। द टेक्निकल वर्ड इज इंटरप्ट नहीं होना चाहिए। अगर इंटरप्ट हो रहा है तो सॉफ्टवेयर जो है वो इतना कैपेबल हो कि वो उसको हैंडल कर सके। तो डेफिनेटली इस तरह के कंसेप्ट अगर हम बनाना चाहते हैं या फिर एक रोबस्ट सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मिला हुआ है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट बेसिकली डील्स विद द रन टाइम एरर एंड दैट इज लॉजिकल एरर। तो जब भी प्रोग्राम रन करेगा तभी आपका लॉजिकल फ्लो होगा। अनलॉजिकल जब फ्लो होगा तो एरर आने के चांसेस हो सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली हमेशा नहीं होगा, लेकिन मे बी चांसेस है कि एरर आएगा। जैसे एक बहुत वेल नोन एरर है, दैट इज डिवाइड बाय जीरो प्रॉब्लम। तो डिवाइड बाय जीरो प्रॉब्लम को अगर हम कॉपी पे लिखते हैं तो इन्फिनाइट का सिंबल लगा देते हैं, बट इन द कंप्यूटर इट्स नॉट इन्फिनाइट, इट्स एरर। तो इन्फिनाइट का सिंबल यहाँ तो लगा नहीं सकते हैं, और वो कंटिन्यूअस वैसा कुछ यहाँ पे है नहीं जो वो रुक सके। तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्शन जनरेट होगा। एक्सेप्शन दैट इज रन टाइम। तो अगर किसी भी नंबर को डिवाइड बाय जीरो का इंस्ट्रक्शन मैंने कंप्यूटर को दे दिया तो डेफिनेटली आपके प्रोग्राम को वो हैंग करा देगा। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? तो इससे बचने के लिए जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट आपको मिला है, जो कि बेसिकली रन टाइम एरर को हैंडल करना। एंड जब भी ऐसा कुछ एरर आए तो यूजर को एक पर्टिकुलर मैसेज दिखाए एंड सॉफ्टवेयर कंटिन्यूअसली रन करता रहे। एंड देन यूजर जब उस मैसेज को देखेगा और फिर दोबारा हिट एंड ट्राई करेगा और सेकेंड टाइम ये क्या सही तरीके से वैल्यू डालेगा, देन डेफिनेटली प्रोग्राम विल वर्क। तो लाइक दैट। तो जावा में जैसे कि मेन मेरा रूट क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास है, उसी तरह से ईरर का जो रूट क्लास है दैट इज थ्रोएबल क्लास है। तो थ्रोएबल क्लास के अंदर मेरा सारे एरर एंड एक्सेप्शंस के क्लासेस बने हुए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जावा में जो एक्सेप्शंस है वो दो टाइप का है। एक चेक्ड एक्सेप्शन है, एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है। तो चेक्ड एक्सेप्शन को कहते हैं जिसमें कि जावा को जहां भी लगा कि ये एरर हैंडल होना ही चाहिए तो उसने क्या किया, चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर रख दिया। दैट मीन्स कि अगर आप वो कोड लिखने जा रहे हो जिसमें कि एरर आने की गारंटी है कि एरर आएगा ही आएगा, तो जावा क्या बोल रहा है, बाय फोर्सली आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा भी एरर है जो कि जावा को पता नहीं है, क्योंकि वो आपका लॉजिक होगा। तो आपका जब लॉजिक आप लगाओगे और उसमें एरर आएगा तो उस समय जावा नहीं बोलेगा कि आप यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाओ या ना लगाओ। तो वैसे एरर को वैसे एक्सेप्शन को ये बोल रहा है अनचेक्ड एक्सेप्शन, जो कि आपका अपना प्रोग्रामिंग लॉजिक के कारण आएगा, जो कि वेल नोन एक्सेप्शन नहीं है। जो वेल नोन एक्सेप्शंस है वो बेसिकली जावा ने उसको हैंडल करके आपको बाई फोर्सली एक्सेप्शन हैंडलिंग लगवा के ही आपको आगे बढ़ने देगा। नहीं तो कंपाइल टाइम में ही वो बताएगा कि यहाँ पे आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं लगाया और यहाँ पे एरर आने का चांसेस है। तो वैसे सिचुएशन में ये चेक्ड एक्सेप्शन उसको बोल रहा है। और कुछ ऐसे भी एक्सेप्शंस होंगे जो कि जावा को नहीं पता, क्योंकि जावा थोड़ी ना आपका सॉफ्टवेयर बना रहा है, आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक इन्वायरमेंट दे रहा है। तो जावा में जब ऐसा कोड लिखेंगे जहाँ पे रन टाइम में एरर आने के चांसेस होंगे तो वो अनचेक्ड एक्सेप्शन है, मतलब ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो।
आप लगा दोगे तो आपका सॉफ्टवेयर सही से काम करेगा, अगर नहीं लगाओगे तो आपका सॉफ्टवेयर डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर वो एरर इनकाउंटर्ड होता है, एक्सेप्शंस आएंगे, तो वहां पे सॉफ्टवेयर आपका हैंग हो जाएगा और आउट हो जाएगा। तो ये दो टाइप का बेसिक एक्सेप्शंस जावा में आपको यूज करना चाहिए। तो चेक्ड एक्सेप्शन तो बाय फोर्स है, एंड अनचेक्ड है जो कि आपके ऊपर है, आप करो ना करो, इट्स अप टू यू। तो जैसे मैंने बताया कि अभी जो मेरा बेस क्लास है और जो पेरेंट क्लास है, दैट इज जावा डॉट लैंग डॉट थ्रोएबल क्लास है। तो इसी से निकला हुआ है आपका दो सब क्लासेस, जो कि एक एरर क्लास है, एक एक्सेप्शन क्लास है। तो एरर क्लास में कुछ क्लासेस यहाँ पे रखे हैं जो कि आपको हैंडल कर देता है जावा कंपाइल टाइम में ही, लेकिन एक्सेप्शन हैंडल आपको करना है। मतलब कि अगर आप उस टाइप का कोई भी कोड लिख रहे हो तो आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के कुछ सब क्लासेस हैं। एक्सेप्शन अगेन रूट क्लास है इन सारे सब क्लास का। तो जैसे एसक्यूएल एक्सेप्शन, जब हम एसक्यूएल का कोड लिखेंगे तो डेफिनेटली एसक्यूएल एक्सेप्शंस आने के चांसेस है। आईओ एक्सेप्शन, जब हम आईओ का कोड लिखेंगे। अर्थमेटिक एक्सेप्शन, जब अर्थमेटिक जैसे डिवाइड बाय जीरो जो प्रॉब्लम मैंने बताया वो अर्थमेटिक एक्सेप्शंस के अंदर आता है। क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, अगर मैं किसी क्लास को कॉल करना चाह रहा हूँ और वो क्लास है ही नहीं, रन टाइम में मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है और वो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन लाइक दैट आ सकता है। तो ये एक हायरार्की है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो आपको समझना है कि throwable is the main root class of your exception handling. Within that there are two subclasses, and within that there is an exception class, and within exception class there are a specialized exception class. A specialized exception class in the sense कि अगर कोई specific error है तो वो specific class उसको handle करेगा। ऐसा नहीं कि सारे error को एक ही class handle करेगा, सारे error को handle करेगा exception। और एक्सेप्शन के अंदर अगर आपको पता है कि स्पेसिफिक एक्सेप्शन आ सकता है तो आप पर्टिकुलर स्पेशलाइज क्लास से आप हैंडल करो, अदरवाइज आप रूट क्लास से हैंडल करवा सकते हो। रूट क्लास विल टेक केयर ऑफ ऑल द एक्सेप्शन विच कम्स अंडर दैट। तो यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास को भी हम यूज कर सकते हैं या फिर स्पेशलाइज क्लासेस को भी यूज कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, आप कैसे काम करना चाहते हो। बट डेफिनेटली अगर हम रूट क्लास को यूज करेंगे तो देयर विल बी चांसेस कि ये थोड़ा ओवरबर्डन होगा, क्योंकि उसको खोजना पड़ेगा कि आखिर इसके अंदर कौन सा सब क्लास है जिसका ये एग्जैक्ट मैच है, कौन सा अभी एक्सेप्शन अकर्ड हुआ है। अदरवाइज आप बता दोगे कि यहाँ पे मैंने ये कोड लिखा है, जैसे डिवाइड बाय जीरो कोड लिखा है, तो डिवाइड बाय जीरो कोड का मतलब है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन ही आएगा। तो आप स्पेशलाइज बता सकते हो कि जीरो डिवाइड बाय जीरो प्रॉब्लम इज कॉल्ड बाय एक्सेप्शन क्लास, दैट इज अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो इस तरह से भी काम कर सकते हैं, जो कि आगे अभी आपको दिखेगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली आपको करने के लिए यहाँ पे डिफाइंड ब्लॉक्स दिया गया है, जो कि है ट्राई, कैच एंड फाइनली ब्लॉक। तीन ब्लॉक है आपके पास, वन ट्राई, दूसरा कैच, तीसरा फाइनली। तो इस ब्लॉक में कैसे काम करते हैं? तो बेसिकली ब्लॉक में काम करते हैं, अगर जो भी एरर आने वाला कोड है उस कोड को हम ट्राई ब्लॉक पे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एरर प्रॉन कोड। इसमें लग रहा है कि जो भी कोड हम यहाँ लिख रहे हैं वहां पे एक्सेप्शन आ सकता है, रन टाइम में लॉजिकल एक्सेप्शन काउंट हो सकता है। तो ये जो कोड होगा वो हम ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। सो एवरी ट्राई ब्लॉक फॉलोड बाय कैच ब्लॉक, एंड कैच ब्लॉक में हम उस क्लास का नाम लिखते हैं जिस क्लास से ये एक्सेप्शन काउंट होगा। तो ये जिस भी टाइप का यहाँ पे एरर आने का चांस है, अगर आपको एग्जैक्ट पता है, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे अगर हम लिख रहे हैं डिवाइड बाई जीरो, टू डिवाइड बाई जीरो, ऐसा कुछ लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या आएगा, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन। और अगर नहीं पता है कि कौन सा एक्सेप्शन आएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे लिखेंगे रूट क्लास का नाम। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो ट्राई ब्लॉक इज ब्लॉक वेयर वी कैन राइट ऑल द एरर प्रोन कोड, जितना भी एरर आने वाला कोड होगा हम लोग ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। और कैच ब्लॉक क्या होता है, यहाँ पे एरर काउंट होता है, यहाँ पे एरर काउंट होगा और इसको हैंडल होगा, एरर काउंट एंड हैंडल। तो एक एप्रोप्रिएट मैसेज आ जाएगा, जो भी मैसेज आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। आइदर जो एक्सेप्शन भेज रहा है वो मैसेज दिखा सकते हो, या फिर अपना कोई यूजर डिफाइंड कस्टमाइज मैसेज दिखा सकते हो। तो ट्राई ब्लॉक जब भी लिखेंगे कैच ब्लॉक लिखना जरूरी है। बट यहाँ पे एक और ब्लॉक मिला है, दैट इज फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक जो होता है वो
आपका ऑप्शनल ब्लॉक है। ऑप्शनल ब्लॉक इन द सेंस कि ये ऑप्शनल ब्लॉक क्यों बोल रहे हैं हम? ऑप्शनल ब्लॉक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको हर बार लिखने की जरूरत नहीं है। हम कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में हम फाइनली ब्लॉक लिखते हैं। स्पेसिफिक सिचुएशन इन द सेंस कि अगर मैंने कुछ ट्राई ब्लॉक में एरर वाला कोड लिखा है जो कि कैच ब्लॉक तो हैंडल कर लेगा, लेकिन यहाँ पे जो कोड लिखा है वो कोड का जो प्रोसेस है वो आधा छुटा हुआ है, तो हमको फाइनली में उसको क्लोज करके ही वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि एरर आने के बाद उसने कैच ब्लॉक में गया और क्लोजिंग सिंटेक्स तक नहीं पहुंच पाया। सपोज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फाइल को ओपन कर रहे हैं। तो फाइल ओपन किए, फाइल ओपन करने के बाद हम रीड राइट का कुछ भी काम कर रहे हैं और रीड राइट होने में एरर आ गया, और इसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट हम अगर हम लिखे हैं तो कभी क्लोज होगा फाइल, कभी क्लोज नहीं होगा, क्योंकि फाइल अगर क्लोज नहीं होगा तो फिर कोई दूसरा उसको रीड राइट नहीं कर पाएगा। तो ये जो क्लोजिंग सिंटेक्स है इन दिस सिचुएशन हम कहाँ लिखेंगे? फाइनली ब्लॉक में लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब हम यहाँ पे फाइल को ओपन किए और अगर रीड राइट में कहीं भी एरर आ गया तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? कैच ब्लॉक में पहुंचेगा एंड देन फाइनली ब्लॉक में पहुंचेगा। तो यहाँ क्लोज ना लिखकर हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ क्लोज लिखेंगे तो क्लोज तक पहुंचेगा नहीं, क्योंकि रीड राइट में ही उसको एरर मिल गया और वो चला गया कैच ब्लॉक में, तो फिर वापस तो वो ऊपर जाएगा नहीं। तो उसके लिए मुझे फाइनली ब्लॉक लिखना चाहिए। तो ये ऑप्शनल ब्लॉक बोला जाता है जब भी आपको वैसा कुछ सिचुएशंस हो, फाइल ऑपरेशन का या कुछ ऐसा सिचुएशंस हो, जैसे डाटाबेस ओपन कर रहे हैं, फाइल को ओपन कर रहे हैं, रीड राइट कर, तो उस जगह पे हमको जनरली ट्राई ब्लॉक का फाइनली ब्लॉक पे क्लोजिंग करना होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली क्लोज हो जाएगा तो फाइल दूसरे के लिए अवेलेबल हो जाएगा, अदरवाइज फाइल रीड मोड में ओपन रह जाएगा या राइट मोड में ओपन रह जाएगा, तो फाइल फिर क्लोज नहीं होगा, तो दूसरा कोई उसको रीड राइट मोड में ओपन नहीं कर पाएगा, लाइक दैट। तो ये 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक का एग्जीक्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक लाइफ साइकिल है कि इफ ट्राई कोई भी कोड रन करके ट्राई ब्लॉक में आया, तो अगर एरर है तो ये कैच ब्लॉक में जाएगा, देन फाइनली ब्लॉक में जाएगा। और अगर रन करके ट्राई ब्लॉक में आया, एरर नहीं मिला, तो ये डायरेक्टली फाइनली ब्लॉक में जाएगा, कैच ब्लॉक में नहीं जाएगा, क्योंकि एरर ही नहीं है तो वो क्या हैंडल करेगा? तो एरर नहीं है तो उसको कुछ काउंट नहीं होगा, हैंडल नहीं होगा। तो ये थोड़ा लाइफ साइकिल होता है कि अगर एरर है तो कैच होके फाइनली में जाएगा, अगर एरर नहीं है तो कैच के बाद डायरेक्टली फाइनली में जाएगा और जो क्लोजिंग सिंटेक्स है वो टास्क परफॉर्म करेगा। तो दिस इज हाउ दैट ब्लॉक्स रन्स। तो जैसे कि यहाँ पे भी मैंने दिखाया कि ट्राई, कैच, ट्राई फाइनली या ट्राई कैच फाइनली, ये 3 सिचुएशंस बनते हैं। तो 3 तरीके से इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो ट्राई में एरर है तो कैच में जाएगा, या फिर ट्राई में एरर नहीं है तो फाइनली में डायरेक्ट चला जाएगा, या फिर ट्राई कैच फाइनली जाएगा, क्योंकि ट्राई में एरर मिला तो कैच में उसको सॉल्व करेगा, एक्सेप्शन जो भी है हैंडल होगा, काउंट होगा एंड देन फाइनली में जाके वो क्लोजिंग सेंटेक्स हो। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल वर्क करता है। देन अगर हम ट्राई ब्लॉक लिख रहे हैं तो इसको लिखने का भी बहुत सारा तरीका है। तो ट्राई ब्लॉक लिखने का क्या है कि एक तो जैसे मैंने बताया कि ट्राई कैच फाइनली लिख सकते हैं, सिंपलेस्ट वे है ट्राई कैच लिखने का। दूसरा है कि अगर हम एक ट्राई लिखे हैं तो उसका मल्टीपल कैच ब्लॉक लिख सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट, कि अगर एक ट्राई है और इस ट्राई में मल्टीपल कोड लिखा, मल्टीपल वर्क प्रोसेस के लिए कोड लिखा हुआ है और वो डिफरेंट प्रोसेस डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, तो आप डायरेक्टली कैच एंड रूट क्लास ना लिखकर आप सबका स्पेसिफिक कैच ब्लॉक लिख सकते हो, सो दैट कि जो स्पेसिफिक एरर आएगा उसका स्पेसिफिक कैच उसको हैंडल कर ले। बट इन द सीक्वेंस, जो पहला एरर है वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन ही होना चाहिए, दूसरा जो कोड होगा वो फाइल नॉट फाउंड का होना चाहिए, और तीसरा जो कोड होगा अरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन होगा। तो इस तरह से सीक्वेंस मैच हो तो ज्यादा बेटर है, होना ही चाहिए। तो एक ट्राई के अंदर एक ट्राई का सपोर्टिव मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकता है, ये दूसरा स्टाइल है लिखने का। तीसरा स्टाइल है कि वन ट्राई ब्लॉक कैन हैव नेस्टेड ट्राई ब्लॉक। तो एक एक ट्राई ब्लॉक के अंदर दूसरा ट्राई, दूसरे के अंदर तीसरा ट्राई, बट एवरी ट्राई हैव इट्स सब्सिक्वेंट क्लोज दैट इज कैच ब्लॉक।
तो इसका ट्राई, इसका कैच, इसका ट्राई, इसका कैच, तो अकॉर्डिंगली ये होना चाहिए। तो वी कैन मेंटेन नेस्टेड ट्राई ब्लॉक अकॉर्डिंगली, जैसा भी हमको जरूरत हो, क्योंकि जैसा जरूरत होगा उस हिसाब से हम लोग नेस्टेड ट्राई ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। नेस्टेड ट्राई ब्लॉक यूज करने का मतलब है कि आपका जो कोड है वो एक ट्राई के बाद दूसरे ट्राई, दूसरे के अंदर तीसरे, तीसरे के अंदर चौथा, ऐसे जा सकता है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे हम हैंडल करना है, ऐसे कर सकते हैं, बेस्ड ऑन योर सिचुएशन, सिचुएशन बेस्ड ये सॉल्यूशंस है। और चौथा सबसे इजीएस्ट वे है कि हम ट्राई ब्लॉक ना लिखकर क्या लिख सकते हैं, थ्रोज, थ्रोज अगेन वन कीवर्ड है, एंड थ्रोज डायरेक्ट लिख सकते हैं जो पर्टिकुलर एक्सेप्शन है या फिर रूट एक्सेप्शन। रूट एक्सेप्शन लिख देंगे तो वो सारे एक्सेप्शन को काउंट कर ही लेगा, और अगर स्पेसिफिक हमको बताना है तो स्पेसिफिक एक्सेप्शंस भी लिख सकते हैं। बट जो फोर्थ वे है ये सभी जगह यूज नहीं कर पाएंगे। ये उसी जगह पे यूज होगा जहां पर इस तरह का प्री डिफाइंड सिंटेक्स लिखा हुआ है। जैसे ये मेन ब्लॉक में मैंने दिखाया, मेन फंक्शन के अंदर मैंने दिखाया है, तो मेन फंक्शन के अंदर हम यूज कर सकते हैं थ्रोज का, ना कि हम अपना फंक्शन बनाए और अपने फंक्शन में थ्रोज का यूज करेंगे। तो अगर ऐसा करना है तो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा। अभी ये क्या है, प्री डिफाइंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। मैंने अपना एक्सेप्शन हैंडलर नहीं बनाया, ये जो भी सिस्टम ने दे रखा है उसका मुझे यूज करके एक्सेप्शन हैंडल करना है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन के साथ क्या है, मेन फंक्शन में अगर हम कोड लिख रहे हैं तो चाहे तो थ्रो ब्लॉक्स के थ्रू हम उसको थ्रोज कीवर्ड यूज करके एंड फिर कॉमा सेपरेटेड पर्टिकुलर एक्सेप्शन, स्पेशलाइज्ड एक्सेप्शन क्लासेस को यूज कर सकते हैं, एंड फिर उसको यहाँ पे काउंट करा सकते हैं। तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे है, बट सभी जगह पे यूज नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको स्पेसिफिक जहां पे भी उस टाइप के फंक्शंस प्री डिफाइंड है, उस टाइप के फंक्शंस के थ्रू ही ये हो पाएगा। अदरवाइज आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन इस टाइप से डिफाइन करना पड़ेगा कि वो थ्रोज के साथ एक्सेप्ट कर ले। बाकी का जो तीन यहाँ पे हम लोग देखें, that is one try catch block, multiple catch block of a single try, and nested try block. So ये तीनों ब्लॉक, ये तीन तरीके से जो हम ट्राई कैच यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी, आप किस तरह से यूज करना चाहते हो या आपका सिचुएशन किस टाइप का है। जिस भी टाइप का सिचुएशन होगा अकॉर्डिंगली आप उस टाइप के यूज करोगे। तो जनरली हम लोग पहला वाला जो आपको एग्जांपल मैंने दिखाया यहाँ पे, इसको हम लोग यूज करते हैं जनरली, बट इन सम केसेस वी कैन यूज मल्टीपल कैच ब्लॉक, और इन सम केसेस वी कैन यूज नेस्टेड ट्राई ब्लॉक। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल भी बताया जो डिवाइड बाय जीरो का प्रॉब्लम को आपको बताया कि देखिए अगर एक वैल्यू 10 है और दूसरा वैल्यू 0 है, सो सी में अगर हम ए डिवाइड बाय बी कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे डेफिनेट है कि एरर एक्सेप्शंस आएंगे, रन टाइम में आएगा। तो रन टाइम में हम यहाँ पे कैच को एक्सेप्शन कर लिए और ex.toString मतलब एक्सेप्शन जो भी आएगा वो डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप कस्टमाइज मैसेज देना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे आपको पता है कि ये डिवाइड बाय जीरो प्रॉब्लम ही है, तो यहाँ पे लिख सकते हो डिवाइड बाय जीरो प्रॉब्लम अकर्ड, एंड देन फाइनली में लिखा हुआ है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड, बिकॉज ऑफ कि फाइनली ब्लॉक तो ऑलवेज इनकाउंटर होगा ही होगा, चाहे वो कैच ब्लॉक में जाए या फिर ना जाए, फाइनली ब्लॉक ऑलवेज इनकाउंटर होगा। मतलब ट्राई एंड फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट करेगा। कैच ब्लॉक डिपेंड करेगा कि अगर ट्राई में एरर है तो एग्जीक्यूट करना है, नहीं तो वो फाइनली ब्लॉक में चला जाएगा। तो लाइक दैट, इस तरह से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करेंगे। तो इसका जस्ट मैंने एक एग्जांपल, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है, इसको मैंने दिखाया आपको। इस ये अभी के बाद बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो कि ट्राई कैच के बिना आप नहीं लिख पाओगे। तो ट्राई कैच तो यूज करेंगे ही हम लोग, तो एकदम प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे कि कैसे आपको जावा कंपाइलर आपको एरर देगा अगर वो प्री चेक्ड एक्सेप्शन है, प्री चेक मतलब चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर है तो। और अगर वो अनचेक्ड है तो आपके ऊपर है कि आप उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग में लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो। अगर लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो फिर आपका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर
वहां से बाहर निकल जाएगा, वहां पे एरर दिखाएगा और एरर दिखाने के बाद बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आपने उसका सॉल्यूशन नहीं दिया। अगर आप सॉल्यूशन दोगे तो डेफिनेटली होल्ड होगा। तो खासकर ये विंडोज पे, विंडोज लेवल या वेब एप्लीकेशन पे आप काम करते हो तो देखते होगे कि आपने फॉर्म भरा और कुछ भी गलत हो गया, तो सर्वर पे सबमिट होने के बाद भी वो आता है और फॉर्म में बाकी डाटा फिल्ड है, लेकिन आपको बस उसी पे एरर दिखाता है कि भाई ये वाला जो आपने टेक्स्ट लिखा है या जो नंबर लिखा है वो गलत लिख रहे हो, तो यहाँ पे सुधार लो, नहीं तो फिर आगे फॉर्म नहीं भराएगा। इस तरह का बहुत सारे एक्सेप्शंस आप करते होगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट है, बहुत लोग डेट ऑफ का बर्थ का फॉर्मेट देखते नहीं है और DDMMY की जगह पे MMDDY ऐसा कुछ लिखा जाता है, तो वो चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर लिखा हुआ है, ताकि वो अ, आपका फॉर्मेट को एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए अंदर लिख के आपके फॉर्मेट को चेक कर लिया, और अगर फॉर्मेट में नहीं है तो आपको फॉर्म वापस किया, बस उस वाले बॉक्स को बोल रहा है कि उस वाले बॉक्स में आप डाटा सही से भर दीजिए, नहीं तो पूरा फॉर्म आपका सबमिट नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारा ऐसा सिचुएशंस होगा जहां पे हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करना पड़ेगा। तो लाइक दैट, अब आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट समझ पा रहे होगे। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड आगे का जो और भी बहुत सारा कंसेप्ट मैंने बताया है वो आगे सब प्रैक्टिकली यूज करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली यूज नहीं होगा, ये सारे कंसेप्ट यूज होगा। तो अभी तक आपने जो पढ़ा वो कंसेप्ट था, अब कंसेप्ट सारे यूज होना स्टार्ट होंगे। तो अब जो प्रोग्राम होगा उस प्रोग्राम में ये जितना भी कंसेप्ट है आपका, क्लास का एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस, एक्सेस स्पेसिफायर, पैकेज एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये जितना भी कंसेप्ट आपने पढ़ा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ जावा इसको बोलते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ जावा में ये सारा कंसेप्ट आप पढ़ लिए। अब ये एक तरह से बोलो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जावा था आपके लिए। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जावा आपको अगर समझ में आ गया है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे एडवांस करेंगे और इसमें अब एक्चुअल सारे कुछ को इम्प्लीमेंट करेंगे। कि अगर क्लास लिख रहे हैं, वेरिएबल लिख रहे हैं, स्पेसिफायर लिख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कुछ भी यूज कर रहे हैं, तो सारे का यूसेज अब आएगा। तो बी रेडी फॉर द यूसेज पार्ट, क्योंकि अब इसके बाद आपका आईओ हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग लाइक दैट आएगा, तो वहां पे सब यूसेज दिखेगा आपको। सो आप वीडियो को वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में लिखें आप अगर कुछ और भी एक्स्ट्रा चाहते हो, कुछ भी किसी भी टॉपिक पे, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। उस पे मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। एंड ये जो कंटेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिकली ये मेरे बुक का कंटेंट है जो मैंने लिखा है पूरा अपने एक्सपीरियंस से। और ये पूरा बुक आपको Amazon Kindle पे अवेलेबल है। यू कैन सब्सक्राइब दिस बुक ऑन Amazon Kindle। Amazon Kindle पे आप जाओगे, लिखोगे प्ले विथ जावा, सो ये बुक आपको मिल जाएगा। प्ले विथ जावा में आपको ये बुक मिल जाएगा, तो आप वहां पे सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपके पास Kindle का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहां पे खोजो और इस बुक को पढ़ सकते हो। इस बुक में जो भी मैं कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ, ये पूरा बुक आपको Amazon Kindle पे मिल जाएगा। आपको मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा वीडियो के साथ। सो थैंक यू।